217 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ। ओके, कम से कम इंपॉर्टेंट देखते जा रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम यहाँ 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये आपका पार्ट 3 रहने वाला है। ओके, बाकी इसके साथ साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराते जा रहा हूँ। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th केमिस्ट्री टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्ले लिस्ट है, तो प्ले लिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयारी कर सकते हैं। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत है कि खुद चलकर नहीं आती। ओके, अध्याय 5 तक मैंने आपको बता दिए थे पिछली वीडियो से। ओके, इस वीडियो में हम अध्याय 6 से देखेंगे, तो अभी आपके अध्याय 6, 7, 8 ये 9 अध्याय हैं। ये आपके क्या पूरी अभिक्रिया वाले हैं। तो कोई भी आपके 2 नंबर में कोई भी अभिक्रिया आपसे पूछ ली जाएगी। कौन कौन सी सिलेक्टेड अभिक्रिया है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और अभिक्रिया की अलग से सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं आपको क्या है 10-10 अभिक्रिया लेकर उनको समझाऊंगा भी। ओके, अभी मैंने आपको एक साथ नाम बता दी कौन कौन अभिक्रिया तैयार करना है, तो अपने हिसाब से आपको तैयार करते जाना है। तो अभिक्रिया वाली अभी जो चैप्टर है, जैसे यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो आपका क्या है कोई भी अभिक्रिया आपसे पूछ ली जाएगी, सेंटीमीटर अभिक्रिया लिखी, बस इस प्रकार से आ जाएगा 2 नंबर में। कोई भी अभिक्रिया आपसे पूछ ली जा सकती है। बाकी और भी जो टॉपिक है तो हम देख लेते हैं। जैसे डीडीटी के 2 प्रयोग। डीडीटी के 2 प्रयोग क्या है कि इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में मच्छरों, खटमलों आदि के नियंत्रित करने में किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के 2 प्रयोग। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यापक रूप से डाइक्लेनिंग विलायक के रूप में, एक रेफ्रिजरेटर के रूप में, लावा लैंप के रूप में किया जाता है। सब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ओके, तो आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आया है, तो कमी रिपीट होने के चांस है। बस एक बार आपको क्या पढ़कर रखना है। क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखिए। तो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से बचाने के क्या उपाय हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है क्लोरोफॉर्म की, कि वायु में उपस्थित वायु में खुला छोड़ने पर ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फाजिन क्या है फाजिन क्लोराइड बनाता है। बस ये आपको तैयार करना है कि क्लोरोफॉर्म को अगर हम क्या करते हैं वायु में खुला छोड़ देते हैं तो ये क्या है विषैली गैस फाजिन क्लोराइड बनाता है। क्लियर है, ये आपको क्या है पॉइंट आपको तैयार करके रखना है। क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्या उपाय किया जाता है कि क्लोरोफॉर्म क्या है एक विषैली गैस बना लेता है। ओके, तो इसे ये विषैला जो गैस है उसे ना बनाए फाजिन क्लोराइड को, तो उसे कैसे बचाया जाता है। तो देखो फाजिन अति विषैली गैस है, अतः निषेधक कार्यों के लिए काम आने वाले क्लोरोफॉर्म का फाजिन से मुक्त होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म में उक्त प्रकाश के ऑक्सीकरण को रोकना आवश्यक है, इसलिए क्लोरोफॉर्म को नीले या गहरे भूरे रंग की बोतलों में मुंह तक भरकर रखा जाता है, यानी एकदम फुल एकदम भरा जाता है, ताकि इसमें क्या है गैस एक भी न भर सके और जिससे क्या है प्रकाश ना पहुंच सके, वायु के लिए भी रेगिस्तान नहीं छोड़ा जाता है, एकदम फुल भरा जाता है। साथ ही इसे क्या है नीले और गहरे भूरे रंग की बोतलें भरा जाता है, जिससे प्रकाश अंदर ना आ सके। आपने देखा हो जो आपकी दवाइयों की जो बोतलें आती हैं वो आपने देखा होगा अक्सर एकदम ब्लैक कलर की होती हैं। ओके, ताकि इसमें प्रकाश प्रवेश ज्यादा ना कर सके। साथ ही इसमें क्या है थोड़ा एथिल अल्कोहल भी मिला दिया जाता है। यदि अल्प मात्रा में फाजिन बन भी जाती है तो आप विषैले एथिल कार्बोटिल में क्या बदल जाएगी। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 प्रयोग। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया था, रिपीट हो सकता है। ओके, एक इटार्ट अभिक्रिया भी देखिए इस बार से आया था कि 2 नंबर में क्वेश्चन आना है अभिक्रिया वाला चैप्टर, तो इस बार से आ जाएगा इटार्ट अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण शायद लिखिए इस बार। और कोई भी आपकी जो मैंने अभिक्रियाएं बताई हैं ओके, सभी कोई भी अभिक्रिया आपकी आ सकती है इस बार से 2 नंबर में। ओके, तो मैं आपको अभिक्रिया के सेक्शन में आपको अलग से सब अभिक्रिया बताऊंगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 प्रयोग में जैसे पहला है तनु एसिटिक अम्ल के उपयोग सिरके के रूप में किया जाता है। दूसरा है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग त्वचा रोगों जैसे एक्जिमा के लिए किया जाता है। ऑक्सिलिक अम्ल का प्रयोग प्रयोगशाला में मानक अम्ल के रूप में किया जाता है। तो ये आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 प्रयोग हैं, तो आपको 2 पॉइंट तैयार करके रखना है। अध्याय 9 एमीन वाले चैप्टर से देख लेते हैं। 2 नंबर के इसमें कुछ आपके सिलेक्टेड है। पहला है आपका अमोनिया की अपेक्षा मेथिल एमीन अधिक क्षारीय होता है, क्यों? कारण आपको बताना है कि अमोनिया की अपेक्षा मेथिल एमीन अधिक क्षारीय है, क्यों होती है। पहले तो देखिए यहाँ संरचना सूत्र बताई गई है। ओके, आपका दिया है अमोनिया की संरचना सूत्र है, इसमें 3 हाइड्रोजन होते हैं और नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं। इसमें नाइट्रोजन में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हुए। ये आपका मेथिल एमीन की आपके स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब किस प्रकार से रहने वाला है कि नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एमीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मेथिल एमीन में मेथिल मूलक के धनात्मक पीड़ित प्रभाव के कारण एनएम परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, फलस्वरूप क्या है प्रोटॉन सरलता से ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए अमोनिया के अपेक्षा क्या मेथिल एमीन अधिक क्षारीय होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो यहाँ आपका एन आपका परमाणु है, ओके नाइट्रोजन परमाणु है, ये आपका मेथिल मूलक के कारण क्या धनात्मक पीड़ित प्रभाव के कारण ये क्या हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो जाता है।
जब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा हो जाएगा तो ये जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन है धनावेशित रहेगा, तो प्रोटॉन को क्या है अधिकता बहुत ज्यादा सरलता से ग्रहण कर लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सरलता से ग्रहण कर लेते हैं। किस कारण कर लेते हैं? क्योंकि यहाँ मैथिल मूलक के कारण प्रेरक प्रभाव बढ़ता है, जिससे आपका इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो ये जो प्रोटॉन होते हैं सरलता ग्रहण करेंगे, और जब प्रोटॉन को ज्यादा ज्यादा लेंगे तो ये आपका क्या है क्षारीय प्रकृति होंगे। ओके, क्लियर है? इसलिए जो आपका मैथिल एमीन है अमोनिया की अपेक्षा क्या अधिक क्षारीय होता है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमीन जल में विलय होते हैं क्यों? एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया था। ओके, एमीन होते हैं जल में विलय क्यों होते हैं, इसका मैं आपको सिस्टम समझा देता हूँ। या एमीन हो चाहे किसी भी टॉपिक की बात हो रही है कि ये जल में विलय होते हैं क्यों होते हैं, सिंपल है। कोई भी चीज अगर जल में विलय हो रही है तो उसका पक्का है कि उस पदार्थ के अणु, उसके पदार्थ के अणु जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं, इसलिए वो क्या जल में घुलनशील है। ओके, यदि वो उस पदार्थ के अणु क्या है जल में हाइड्रोजन बंध नहीं बना रहे हैं तो जल में क्या आबिले होगी। यदि कोई आपको क्वेश्चन पेपर में आता है कि ये पदार्थ जल में आबिले है तो क्यों है, तो आपको बता देना इसके जो अणु है, पदार्थ के अणु हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहे जल के साथ, इसलिए क्या है आबिले है। अगर कहना विलय है तो आपको बता दें हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं इसके अणु, एक पदार्थ के अणु, इसलिए वो क्या है जल में विलय है। तो ये आपका कंसेप्ट याद रखेंगे तो आप किसी का भी लिख पाएंगे। जैसे एमीन का पूछा जा रहा है, एमीन जल में विलय होता है, सीधा आपको बता देना है एमीन जल में विलय होता है क्योंकि एमीन के जो परमाणु होते हैं वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। ओके, जिससे हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जिससे क्या है एमीन जल में विलय होता है। इस प्रकार से आप लिख देते नंबर आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की ऋण विद्युता उच्च होती है। ये जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। संगुणन क्रिया के फलस्वरूप एमीन जल में क्या है अणुओं के जुड़ जाता है और एमीन जल में विलय हो जाता है। ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता चुका हूँ। आपको बताना है कि इसके जो एमीन के जो अणु होते हैं वो क्या हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं जल के साथ, इसलिए क्या है जल में विलय हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन का एक उदाहरण दीजिए। या प्राथमिक और द्वितीयक एमीन के आपको उदाहरण पूछे जा रहे हैं। प्राथमिक एमीन का उदाहरण दिया हुआ है। ओके, समझ लेते हैं आपको कैसे पता चलेगा कौन प्राथमिक एमीन है, कौन द्वितीयक एमीन है, कौन तृतीयक एमीन है। ऑब्जेक्ट में ये पूछ लिया जाता है। ओके, तो देखिए जो आपके एमीन होते हैं ये अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ओके, तो अब जो आपके एमीन होते हैं इसके व्युत्पन्न होते हैं। तो किस प्रकार से आपको पता चलेगा प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक एमीन के बारे में? तो आपको यहाँ करना है, कैसे पता लगाना है कि आपका यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकल गया तो कितना 2 हाइड्रोजन बचे आपके। ओके, और इसके एक हाइड्रोजन के स्थान पर क्या है एक एल का समूह आपको जुड़ जाता है। जैसे आपका CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। तो ये आपका कहलाएगा प्राथमिक एमीन। यदि 3 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा तो आपका प्राथमिक एमीन रहेगा। ओके, अब द्वितीयक एमीन में क्या होगा कि आपके 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो केवल एक हाइड्रोजन बचेगा। ओके, और इसके स्थान पर क्या है 2 आपके एल के समूह इस पार से जुड़ जाएंगे, तो ये आपका रहेगा द्वितीयक एमीन। और तृतीयक एमीन में क्या होता है कि तीनों H बाहर निकल जाते हैं, N बस बचता है, 3 इस बार से क्या है एल के समूह इस पार जुड़ जाएंगे, तो ये आपका रहेगा तृतीयक एमीन। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। तो आपको देखना है कि 3 हाइड्रोजन होते हैं, इसमें कितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं। अगर एक हाइड्रोजन गायब हुआ है तो आपका प्राथमिक एमीन, 2 हाइड्रोजन गायब हो गया तो आपका तृतीयक एमीन, एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा तो आपका तृतीयक एमीन। ओके, तो इस प्रकार से अब इसके हिसाब से आप क्या अगर ये समझ गए हैं तो आप एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। बस क्या करना है, जैसे आपको प्राथमिक एमीन का एग्जाम्पल देना है तो यहाँ क्या जोड़ दिए, जैसे मैं यहाँ क्या जोड़ा गया है CH3। देखिए CH3 सब में जोड़ा गया है, सिंपल है। तो जहाँ RR मैंने लिखा वहाँ CH3 आप लिख दीजिए, यहाँ CH3 लिख दीजिए, CH3, तो आपके एग्जाम्पल भी बन जाते हैं। क्लियर है? तो बस इस प्रकार से आप एग्जाम्पल ही देख सकते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा कठिन एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा, तो कुछ आपको याद नहीं करना है। अरे ये चीज़ आप क्या समझ गए हैं। ओके, RR लिखा वहाँ CH3 जोड़ दीजिएगा, आपको एग्जाम्पल बन जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अब देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे इस प्रकार से दिया है, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित परिवर्तन के लिए आपको समीकरण देना है। तो अब ये परिवर्तन वाले जो होते हैं आपको यहाँ उत्पाद देखना पड़ेगा। यहाँ से इससे ये बन रहा है, ओके, इससे ये बन रहा है, तो इसको और ये हमारा प्राप्त हो रहा है। तो इसमें देखिए क्या क्या कमी है, क्या क्या जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ हमने देखा जैसे हमारा जो उत्पाद है उसमें क्या है, यहाँ आपका ओके, यहाँ से आपको Cl गायब करना है और आपको NH2 देना है, ऐसा आपको कुछ देना पड़ेगा। ऐसे कौन से चीज़ की क्रिया कराई जाए, तो हमने कहा KCN से क्रिया कराई। ओके, KCN से कराते हैं तो आपका क्या है उसमें KCl भी उपस्थित रहेगा, तो यह Cl आपको निकाल दिया जाएगा, NH2 से मिल जाएगा। ओके, 4 हाइड्रोजन कमी रहती है, 4 हाइड्रोजन दिए जाएंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा है एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, कारण लिखिए। सेम ये लगभग इसी प्रकार से आपका रहने वाला है, ये आपका जैसे ये है सेम इसी प्रकार से ये है आपका। ओके, ये आपका क्या है, यहाँ मैथिल एमीन है और यहाँ आपका एथिल एमीन है। ओके, तो लगभग आपका रहने वही वाला है, चाहे एथिल एमीन हो चाहे मैथिल एमीन हो। ओके, तो किस प्रकार से वही इसमें आपका रीजन है, वही आपका संरचना सूत्र दिया हुआ है और ये इनके दिया है उनके बारे में। ओके, सेम वही इसका लैंग्वेज है। ओके, तो जब अगर वो समझ लिए तो आपका ये भी आपका वही रहने वाला है। क्लियर है आपका? तो ये आपके एमीन चैप्टर से 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ओके, अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बन रहे तो फिर आपकी जो अभिक्रियाएं बहुत सारी थी, इनसे आपको क्वेश्चन आ सकता है। आजा की सैंड में अभिक्रिया लिखी, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को समझाइए। तो मैं अभिक्रिया की जो वीडियो लाऊंगा तो उसमें एक है अभिक्रिया हम केवल देखेंगे। ओके, तो वहाँ से भी आपका है अभिक्रिया सीख लेते 2 नंबर क्वेश्चन बन सकता है, 4 नंबर क्वेश्चन तो आना ही आना है, साथ ही कुछ आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ओके, तो अभिक्रिया वाला सेक्शन भी हम पढ़ेंगे।
नेक्स्ट और लास्ट हमारा चैप्टर जैव अणु, यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा केमिस्ट्री का क्या है, पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, साथ ही आपकी 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, इस प्रकार से अलग से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जो भी आपका कंटेंट रहेगा पूरा पीडीएफ मटेरियल रहेगा, अपने हिसाब से पढ़ पाएंगे और क्या है बार बार रिवीजन भी कर पाएंगे। 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर से करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, लगभग 10-11 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपका 2 नंबर क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, और 2 ही नंबर का यहाँ से इस चैप्टर से 2 ही नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो आपको यहाँ तो आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन पढ़ के रखने हैं। ओके, देख लेते हैं। पहला हमारा जोटा आयन किसे कहते हैं, एमपीओडिज्म 19 में आया था, 22 में आया, रिपीट हो सकता है आपके 25 में, तो पढ़ के इसे आपको अच्छे से रखना है। जोटा आयन होता क्या है, एमीन अम्ल के NH2 और आपका COOH समूह विपरीत प्रकृति के होने के कारण परस्पर क्रिया करके आंतरिक लवण बना लेते हैं, इसे जोटा आयन कहते हैं। सिंपल है, एमीन अम्ल के जो आपका NH2 समूह है और आपका COOH समूह है, ये अगर विपरीत प्रकृति के होते हैं, इसी कारण ये परस्पर क्रिया करते हैं तो आंतरिक लवण बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिस आयन को हम क्या जोटा आयन कहते हैं। क्लियर है, तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1 से 2 बार आपको लिख कर देख लेना है। पेप्टाइन बंध क्या होता है, पेप्टाइन बंध देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो पेप्टाइन बंध एक प्रकार का एमाइड बंध होता है, जो क्या है COOH समूह के एक अल्फा एमिनो अम्ल के साथ तथा दूसरे अल्फा अमीनो अम्ल के साथ NH2 समूह के बीच जल के एक अणु के निष्कासन द्वारा क्या बनता है। ओके, सिंपल है, क्या बताया जा रहा है कि इसमें आपको क्या 2 अल्फा अमीनो अम्ल चाहिए, इनकी जो क्रिया कराना है हमें पेप्टाइड बंध बनाने के लिए, 2 हमें क्या अल्फा अमीनो अम्ल चाहिए, 2 अल्फा अमीनो अम्ल की क्रिया कराएंगे, क्योंकि दोनों में क्या होगा आपका COOH होगा और दोनों के पास NH2 होगा। लेकिन क्या होता है, एक पहले वाले से आपका COOH, ओके, पहले वाले अल्फा अमीनो अम्ल से COOH, दूसरे वाले अल्फा अमीनो अम्ल से NH2। ओके, NH2 से क्या बनता है, बीच में जल निकल जाता है, बीच में क्या जल का एक अणु निष्कासित हो जाता है और एक अणु निष्कासित होने से जो फिर बंध बनता है वो हमारा क्या पेप्टाइन बंध कहलाता है। ये आपका रहने वाला। अब ये ग्लाइसिन और एनालिन से यहाँ क्रिया करके दिखाई जा रही है। अब ग्लाइसिन और आपका एनालिन दोनों ही क्या है आपका अल्फा अमीनो अम्ल है। ओके, इस प्रकार से तो ये आपको क्या सीख लेना है, ये आपको क्या प्रैक्टिस एकदम करके रखना है। ओके, यहाँ बिल्कुल दिखाना भी बॉक्स बना के कि यहाँ से जल निकल रहा है और ये आपको जो बंध बन रहा है बीच में, ये आपका पेप्टाइन बंध है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई चांसेस के आने के भी, रेशेदार और तथा गोलाकार प्रोटीन में अंतर। एम्पिओडिज्म 23 में आया था तो 25 में भी आपका आ सकता है। क्या होता है रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन में अंतर? देखिए, रेशेदार प्रोटीन के अणु लंबे धागे के समान होते हैं। नाम ये रेशेदार प्रोटीन यानी रेशा होगा। ओके, रेशेदार प्रोटीन यानी रेशा होगा तो इसके लिए लंबे धागे के समान होंगे। रेशेदार प्रोटीन क्या है, अणु लंबे धागे के समान होते हैं, जबकि गोलाकार प्रोटीन अणु क्या शाखिक और गोलाकार होते हैं। गोलाकार प्रोटीन में गोलाकार, रेशेदार प्रोटीन में लंबे धागे के समान। दूसरा, कुछ स्थानों पर ये अणु परस्पर हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जबकि गोलाकार प्रोटीन में इकाइयों केवल आंतरिक हाइड्रोजन बंध होता है। रेशेदार प्रोटीन यह जल में आबिले होते हैं। रेशेदार प्रोटीन जल में आबिले होते हैं, जैसे आपका केरेटिन क्या है, रेशेदार प्रोटीन है। ये आपको पॉइंट जरूर याद रखना, केरेटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। ओके, अक्सर ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। जो एंजाइम है ये भी आपका प्रोटीन है, लेकिन गोलाकार प्रोटीन है। और जबकि जो ये जल अम्ल क्षार लवणों के जलीय विलयन में क्या विलय होते हैं। गोलाकार प्रोटीन जल अम्ल क्षार लवण सब में विलय होते हैं, जबकि जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं जल में अविलय होते हैं। ओके, नेक्स्ट, रेशेदार प्रोटीन पीएच और तापमान के प्रति क्या सक्रिय होते हैं, जबकि जो गोलाकार प्रोटीन है ये पीएच और तापमान के प्रति सक्रिय नहीं होते हैं। तो यहाँ 4 मैंने अंतर बताए हैं, जरूरी नहीं आपको 4 ही अंतर याद हो। ओके, पढ़ के आपको सब रखना है। पेपर में आपको 2 ही नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 2 पॉइंट आपको लिखने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अल्फा अमीनो अम्ल और प्रोटीन में 2 अंतर लिखिए। तो अल्फा अमीनो इंपॉर्टेंट है, आपका अभी तक नहीं आया लेकिन आ सकता है। अल्फा अमीनो अम्ल और प्रोटीन में अंतर। तो अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं ये सरल यौगिक जिसमें अमीनो अम्ल तथा कार्बोक्सिल अम्ल का समूह होता है, अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अमीनो अम्ल में क्या होगा, अमीनो अम्ल तथा कार्बोक्सिल अम्ल का समूह होता है, जबकि प्रोटीन में जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिक क्या है, प्रोटीन कहलाते हैं। फिर अल्फा अमीनो अम्ल के संयोजन से डाइपेप्टाइन, पॉलीपेप्टाइन तथा प्रोटीन बनते हैं, जबकि प्रोटीन के जल अपघटन से क्या अमीनो अम्ल बनता है। ओके, यानी क्या है, ये अमीनो अम्ल जब कई सारे अमीनो अम्ल मिलते हैं तब प्रोटीन का निर्माण होता है। और जब प्रोटीन को विघटन करेंगे तो आप क्या, जब अमीनो अम्ल से मिलकर बना है प्रोटीन, जब प्रोटीन का हम विघटन करेंगे तो अमीनो अम्ल ही प्राप्त होंगे। तो ये लास्ट वाला पॉइंट ये आपको बता रहा है। बाकी आपको नाम याद करना है, जो आपका ग्लाइसिन, लाइसिन ये अमीनो अम्ल है, अल्फा अमीनो अम्ल, हीमोग्लोबिन, केसिन ये आपके क्या प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इसके भी हाई चांस एकदम सभी यहाँ सिलेक्टेड रहने वाले हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका रखा मिलेगा। ओके, इन्हीं में से पढ़ के सभी आपको रखना है। प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखे। एमपीओ 19 में क्वेश्चन आया था, हाई चांस है और बिल्कुल सिंपल भी है। विकृतीकरण है उसका संरचना रूपरेखा बिगाड़ देना। ओके, विकृतीकरण यानी आप समझते हो संरचना उसे अलग हो जाना। ओके, संरचना क्या है, उसका स्वरूप बिगड़ जाना। अब प्रोटीन का क्या स्वरूप बढ़ जाना। अब कैसे बढ़ जाता है प्रोटीन का स्वरूप, तो प्रोटीन को गर्म करने,
पर या सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार का विलयन मिलाने पर इसकी जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है और ये अविलय होकर स्कंदित हो जाता है। इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। सिंपल है। अब ऐसा तो नहीं प्रोटीन अपने आप उसकी संरचना बिगड़ जाएगी, क्योंकि जैसे आगे आपके अगर गाल की संरचना बिगड़ गई तो आपकी माताजी ने आपकी पिटाई की होगी, आपके टीचर ने पिटाई की होगी, तब आपकी क्या है गाल की संरचना बिगड़ सकती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसी बार से प्रोटीन की अगर संरचना अपने आप तो बिगड़ी नहीं, तो इसमें क्या मिलता है, या इसे गर्म करें हम प्रोटीन को, या फिर इसमें सांद्र अम्ल मिला दें या सांद्र क्षार मिला दें, तो इसकी क्या जो जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है और ये स्कंदित हो जाता है, यानी जल में नीचे बैठने लगता है। ओके, अविलय जो स्कंदित होकर नीचे बैठने लगता है, यानी उसकी संरचना पूरी बिगड़ जाती है। इसे ही हम क्या प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। सिंपल समझ गए होंगे। अब आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट में आपको पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट में प्रैक्टिस भी मैंने आपको कराई है कि प्रोटीन की 3 संरचनाएं होती हैं। प्रोटीन की क्या संरचना होती है? 3 संरचना। तो जिसमें प्राथमिक जो संरचना है उसमें अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, विकृतीकरण से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि द्वितीय और तृतीय संरचना होती है प्रोटीन की, वो क्या है परिवर्तित हो जाती है। ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको तैयार कर रहे हैं। यदि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आपका क्वाशियोकर है और आपका मसाफमर है। ओके, लिख कर एक बार तो देख लीजिएगा, मुझसे तो बोलते नहीं बन रहा है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूक्लिक अम्ल क्या है और इसके 2 महत्वपूर्ण आपको क्या कार्य बताने हैं। न्यूक्लिक अम्ल देख लेते हैं हम। तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखलित बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखलित बहुलक होते हैं। बायोलॉजी में आपका यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट बनाता होगा अभी अब बायोलॉजी के पेपर में। इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? 2 प्रकार के होते हैं आपके, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, एक आपको राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्लियर है? ये आपके न्यूक्लिक अम्ल के बारे में हो जाता है। और इसके कार्य पूछे जा रहे हैं, तो पहला है डीएनए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशागत प्रभाव को स्थानांतरित करना। यानी जो डीएनए क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वंशागत जाते हैं तो प्रभाव वो किस न्यूक्लिक अम्ल के कारण। जैसे डीएनए तथा आरएनए सभी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा हमारे शरीर के विकास एवं संरक्षण के लिए भी आवश्यक होते हैं। पढ़ के आपको रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बायोलॉजी अगर स्टूडेंट है आप, ओके, तो आपने पहले से याद किया होगा, बायोलॉजी में भी ये क्वेश्चन था और आपकी केमिस्ट्री में भी है। ओके, बायोलॉजी में तो अभी आपका डीएनए आरएनए कम ही आया है, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा बार आ चुका है। एमपी 20 में आया था, 22 में आया था, 23 में आया था, 25 में भी आपका आ सकता है। डीएनए और आरएनए में अंतर अच्छे से आपको क्या तैयार कर लेना है। ये आपका दिया हुआ डीएनए आरएनए में अंतर। डीएनए की जो संरचना द्विहेलिक्सी संरचना होती है, जबकि आरएनए में एकल हेलिक्सी संरचना होती है। डीएनए की क्या संरचना पूरी पड़ी है बायोलॉजी में। ओके, तो अब देखा होगा द्विकुंडली संरचना होती है। वाटसन ओके का पूरा मॉडल बायोलॉजी में हमने देखा था। ओके, तो इसमें क्या है, डीएनए की द्विहेलिक्सी संरचना होती है, जबकि आरएनए की एकल हेलिक्सी संरचना होती है। डीएनए का जो क्या है, डीऑक्सीराइबोसक्रा होती है। डीऑक्सीराइबोसक्रा है, आरएनए में राइबोसक्रा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, ये एक प्रकार के होते हैं, जो आरएनए आपके 3 प्रकार के होते हैं। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में क्या है, एडेनिन, ग्वानिन और यूरेसिल होता है। बस अंतर इतना होता है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान में क्या है, यूरेसिल होता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट अक्सर ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल आपको परफेक्ट तैयार करके रखना है। नेक्स्ट, एंजाइम क्या होते हैं? एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आया, तो ये रिपीट होने की कमी चांस है। ओके, तो इसे भी लेकिन पढ़ के रख लीजिएगा। एंजाइम क्या है? जीवित कोशिकाओं को उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ जो शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रियाएं जैसे भोजन का पाचन, श्वसन आदि भाग लेते हैं तथा उत्प्रेरित करते हैं, जैसे एमिलेज। सिंपल में समझा दे, बहुत ज्यादा आसान है, समझ के आपको रखना है। हमने अक्सर जब भी कोई भी अभिक्रिया पढ़ते हैं, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी में, देखा अभिक्रिया हम जब कराते हैं, अभिक्रिया में क्या हम पढ़ते हैं कि होते हैं उत्प्रेरक होते हैं। अभी मैंने आपको उत्प्रेरक के बारे में समझाया था। ओके, संगमण धातु अच्छी उत्प्रेरक होती है, उसमें मैंने आपको समझाया था। उत्प्रेरक होते क्या है? उत्प्रेरक क्या होता है? जो अभिक्रिया में खुद हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या फिर अभिक्रिया की दर घटा देते हैं, वो होते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक ये एंजाइम भी है, ये सेम एंजाइम भी उत्प्रेरक ही है, एंजाइम ही उत्प्रेरक है। लेकिन क्या डिफरेंस है? फिर जो उत्प्रेरक होते हैं वो बाहरी अभिक्रिया है। जैसे मान लीजिए हम लैब में कोई रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, उसमें हमें गति बढ़ानी है, गति कम करनी है अभिक्रिया की, तो उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी क्या क्रिया होती है? आपको पता है, भोजन पच रहा है, हम श्वसन कर रहे हैं, बहुत सारी जैविक क्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर भी। तो अगर उन्हें बढ़ाना है, उन्हें घटाना है, तो उन जो उत्प्रेरक वहाँ काम करते हैं, क्योंकि वो आपके एंजाइम कहलाते हैं, उसमें एंजाइम कहलाते हैं। तो जो एंजाइम होते हैं वो शरीर के अंदर काम करते हैं, जैविक क्रियाओं में काम करते हैं, जबकि उत्प्रेरक है बाहरी क्रिया में काम करते हैं। आप समझ गए? तो एंजाइम क्या एक बार का उत्प्रेरक है। तो बस आपको याद रखना है कि जैविक कोशिकाओं के होने वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं को क्या है, उन्हें उत्प्रेरित करते हैं। जैसे आपका भोजन का पाचन, श्वसन, इस प्रकार से उत्प्रेरक एंजाइम में नाम याद रखना है, एमिलेज का। क्लियर है? फिर नेक्स्ट आवश्यक अनावश्यक एमिनो अम्ल को बताइए। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है, ये कमी चांस है, लेकिन ऑब्जेक्ट में आपके यहाँ से बन सकते हैं, तो पढ़ के आपको रखना है। आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है? आवश्यक जिन्हें में आवश्यकता है। मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। हमारे शरीर में क्या है, 20 प्रकार के आवश्यकता होती है एमिनो अम्लों की। ओके, 10 तो हमें क्या है शरीर के ऑलरेडी अंदर होते हैं, शरीर के ऑलरेडी पहले से अंदर होते हैं, लेकिन 10 हमें क्या है बाहर से चाहिए पड़ते हैं। ओके, पूरे टोटल में शरीर में 20 चाहिए, 10 ऑलरेडी हमारे पास शरीर में है, 10 लेकिन हमें बाहर से चाहिए पड़ते हैं।
तो जो जिनकी आवश्यकता होती है 10 की, उन्हें हम कहते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, और जिनके हमारे शरीर में ऑलरेडी है 10, तो जिनकी उन्हें आवश्यकता है नहीं हो तो अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। ओके, अनावश्यक क्यों है? क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे शरीर में है, जो हमें बाहर से चाहिए वो हमारे आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। तो इस प्रकार से तो एमिनो अम्ल जिन्हें हमारा शरीर नहीं बनाता है, जिन्हें आहार से प्राप्त किया जाता है यानी बाहर से लिया जाता है, वो आवश्यक एमिनो अम्ल, और वे अमीनो अम्ल जिनका हमारा शरीर बना देता है वो आपका क्या है? वो हमारा अनावश्यक अमीनो अम्ल। उनके नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट में आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो नाम आपको याद पढ़ लेना है, आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से और अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन से। ओके, सिंपल थे, ये आपके क्वेश्चन 2024 में थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित विटामिनों के अभाव से कौन से रोग होते हैं? विटामिन ए की कमी से हो जाएगा आपका रतौंधी रोग, और विटामिन डी की कमी से हो जाएगा आपका रिकेट्स रोग। क्लियर है? फिर नेक्स्ट हमारा एंजाइम के दो अनुप्रयोग लिखिए, हो गया, या फिर एंजाइम क्या है इसके दो उदाहरण के बताइए कार्य। तो एंजाइम तो मैंने आपको समझा दिया है, इसके हम अनुप्रयोग देख लेते हैं। एंजाइम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? देखिए, पनीर बनाने में, हो गया आपका, साथ ही मक्का की स्टार्च बनाने में, इन्वर्टर शर्करा बनाने में, और आपका ये सब दिया है कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में, सुरा बियर रम आदि के निर्माण में। आगे देख लेते हैं डीएनए अंगुली छापन क्या है और इसका महत्व क्यों होता है। अब बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो ये भी आपने बायोलॉजी में डीएनए वाले चैप्टर में आपने देखा, इसे भी पढ़ा होगा। ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल है, एमपीबीडी 19 में आया था, रिपीट हो सकता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए अंगुली छापन होता है, प्रत्येक जीव की अंगुली की छापन अद्वितीय होती है। सबके जो हाथ की जो होती है ये रेखाएं सबकी क्या अलग अलग होती हैं। ओके, तो सबकी अद्वितीय होती है, यानी किसी के एक से दूसरे मैच नहीं खाती हैं। अंगुली के शीर्ष पर होते हैं, पहले इन्हें किसी व्यक्ति की पहचान के लिए काम में लाया जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के क्या डीएनए के क्षारक अनुक्रम का अद्वितीय होता है, यानी हर व्यक्ति का, लाखों लोग तो लाखों, हर लाखों लोगों का है, सबका अलग अलग होगा। ओके, इसे हम डीएनए अंगुली छापन कहते हैं। इसका मेन आता है आपका उपयोग या महत्व पूछा जाता है तो व्यक्ति के पैतृत्व का निर्धारण करने पर, दूसरे व्यक्ति के माता पिता कौन से हैं वो पहचानने में। ओके, साथ ही इसकी क्या है कि किसी अगर व्यक्ति की क्या मृत्यु हो जाती है, कोई जवान की मृत्यु हो जाती है, तो पता लगाने के लिए कि हाँ ये यही वही जिसकी हम बात कर रहे हैं वही व्यक्ति है कि नहीं है, इस प्रकार से। और साथ ही अपराधियों की पहचान करने में, तो ये आपके रहते हैं। सिंपल है, ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 नंबर भी क्वेश्चन बन सकता है, या फिर मैंने आपको ऑब्जेक्ट में यहाँ से बनता है, क्या पढ़ना है वो आपको ध्यान से दोना है। इस पहले तालिका को आपको है स्क्रीनशॉट लीजिए, आप वीडियो को पोस्ट करके पढ़ लीजिए। पढ़ना क्या है वो बस सुन लीजिए। आपको विटामिन का पता होगा, विटामिन ए है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ये इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद करके रखना है। और साथ ही विटामिन ए का आपका रासायनिक नाम रेटिनॉल, ये आपको पढ़ के रखना है। ये तो आप स्किप भी कर सकते हैं, स्रोत और कार कमी चांस आते आने के। ओके, फिर आपको जैसे विटामिन B1 है तो इसका आपका थायमिन होता है, ये भी याद रखना है कि जल कौन जल में विलेय है, कौन जल में अविलेय, वो लिखा हुआ है, तो वो आपको पढ़ के रखना है। मतलब जो कहाँ से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्ट में बता दे रहा हूँ। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है आपको, ये विटामिन B2 की कमी से कौन सा होता है, लेकिन विटामिन बी बनकर नॉर्मल आ जाता है। विटामिन बी भी कई प्रकार के होते हैं, एक बार आपको ये देखना है, उनके नाम आपको कौन कौन से दिए हुए हैं। ओके, इसके बाद विटामिन सी है, इसको क्या है, इसका नाम है रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल है, जो इस जल में घुलनशील है और इससे रोग होता है स्कर्वी रोग। जितना आपको मैं बताया इतना बेस आपको यहाँ से पढ़ के रखना है। ऑब्जेक्ट बनता है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉन है, बसा में ये विलेय होता है, ये आपको याद रखना है। पूछा जाता है बसा में विलेय वाले नाम लिखिए विटामिन के नाम, तो विटामिन डी विटामिन ई है, ये बसा में विलेय है। और जबकि विटामिन सी हो जाता है, विटामिन आपका बी हो जाता है, तो ये आपके जल में विलेय है। जबकि विटामिन ए भी बात करें तो वही बसा में विलेय होता है। ओके, तो विटामिन डी का आपका कैल्सीफेरॉन हो जाता है, रिकेट से रोग हो जाता है इससे। तो ये आपको क्या है इतना पढ़ के इसमें रखना है, बाकी एक बार पूरा आप तालिका भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको सभी 2 अंकी वाले कंप्लीट आपको करा दिए हैं। ओके, और आपके 2 नंबर में अभिक्रिया ही बन सकती है, तो आपकी अभिक्रिया जब पढ़ के रखेंगे तो फिर आपका 2 नंबर में या 4 नंबर चाहे ऑब्जेक्ट है वो आप तो बन ही जाएगा। ओके, तो वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।